तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। जैसे मैंने अनाउंस किया था कि 1 फरवरी से हम शुरू करेंगे द दाऊद आई नो के किस्से कहानियाँ, और वो 1 फरवरी को शुरू हो जाएंगे। लेकिन उनकी फॉर्मेट मैंने थोड़ी सी चेंज रखी है, इसलिए आज और आने वाले 2 दिन आपसे कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपके लिए सुनना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन बातों का जिक्र मैं जब दाऊद की बात करूंगा तो उसमें नहीं करूंगा, नहीं तो लड़ी टूट जाएगी, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। उसमें सिर्फ बातें होगी तो सिर्फ दाऊद की होगी। लेकिन दाऊद के साथ पहली मुलाकात होने के पहले क्या हालात थे, ये मौका कैसे मिला दाऊद को मिलने का, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी। पूरी कहानी मैं सुनाने लगूंगा तो कई महीने लग जाएंगे सुनाने में, लेकिन जो जरूरी बातें हैं आप तक पहुंचाने वाली, वो मैं सोच रहा हूं कि आपके तरफ जरूर पहुंचा दूं, ताकि बाद में जो रोज कहानी सुनते समय आप सवाल करेंगे, आपके दिलो दिमाग में कुछ शंके पैदा होंगे, वो नहीं होने चाहिए। क्योंकि बहुत से लोगों ने ये इतिहास इतना बिगाड़ दिया है कि उसको ठीक करने में बहुत समय लगेगा। बहुत सी गलतफहमियां लोगों ने क्रिएट कर रखी हैं अंडरवर्ल्ड की वर्किंग के ऊपर, अंडरवर्ल्ड के सरगनाओं के ऊपर। उनके साथ ऐसे ऐसे किस्से कहानियां जोड़ दिए जो कभी हुए ही नहीं। खैर, उसमें भी नहीं जाते। आप हमेशा मुझे कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम का इंटरव्यू आपने क्यों नहीं किया, जब बाकी लोगों का क्यों नहीं किया। उसके पीछे एक कारण है। आप मुझे सोच के बताइए, आपने कोई ऐसा पत्रकार देखा है जिसने एक बार किसी बड़े आदमी का, किसी का भी हो लाइफ में, बड़ा एक्टर हो, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बड़ा समाज सेवी हो, अंडरवर्ल्ड सरगना हो, उसका कभी दूसरी बार इंटरव्यू किया? वेरी रेयर, 100 में से एक बार किसी ने दूसरी बार किया हो। लेकिन एक इंटरव्यू करने के बाद आपकी कहानी खत्म हो जाती। और मैं कहानियां खत्म करने के पक्ष में कभी नहीं रहा। और वैसे भी अंडरवर्ल्ड के लोगों से इंटरव्यू करना मैंने कभी भी अच्छा नहीं समझा। वो मेरे असूलों के खिलाफ जाता था। मैं अंग्रेजी पत्रकार बनने से पहले जब मुंबई के एक पंजाबी वीकली अखबार में काम करता था, रंजीत वीकली में, तो 1977 की मार्च में मैंने उस समय के सबसे चर्चित व्यक्ति की इंटरव्यू की थी, 1 घंटे से भी ज़्यादा लंबी, जो पंजाबी में छपी थी। और बाद में उसमें जो हमने तस्वीरें इस्तेमाल की थी, वो तस्वीरें इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में भी छपी थी। और वो शख्स कोई और नहीं, आचार्य रजनीश थे, जिनको आप ओशो के नाम से जानते हो। और उस समय उस पंजाबी अखबार के लिए मैंने जितने बड़े पंजाबी महाराष्ट्र के थे, जितने IAS IPS, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े हॉटलियर्स और बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत से नाम हैं। मनमोहन सिंह बेदी, जो शेरिफ रहे मुंबई के और शेरे पंजाब ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक हुआ करते थे। कुलवंत सिंह कोहली, जो बाद में शेरिफ बने, इनका इंटरव्यू मैंने 77 में कर लिया। मनमोहन सिंह बेदी का औरंगाबाद, नागपुर, कोल्हापुर, शोलापुर, पूना, नासिक, नांदेड़, इन इलाकों में, क्योंकि वो पंजाबी पेपर था, बात पंजाबियों की होनी थी, तो जितने पंजाबी उसमें ऑफिसर हुआ करते थे उनमें मुझे याद है, अभी भी आपने आजकल बहुत से लोगों के नाम सुने, उस समय पे IG महाराष्ट्र के हुआ करते थे, सरदार जी थे सुरेंद्र सिंह।
उनका भी इंटरव्यू मैंने किया था उस समय पे, जो सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर थे महाराष्ट्र के। और उसी समय एस विर्क, जो बाद में महाराष्ट्र के डीजीपी बने और पंजाब के डीजीपी बने, वो डीसीपी हेडक्वार्टर हुआ करते थे पूना के, उनका इंटरव्यू किया था। और उसी समय एच.एस. गिल, जी.एस. गिल, जो उस समय औरंगाबाद के कलेक्टर हुआ करते थे, या अफसर बाद में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बने, उनका भी इंटरव्यू मैंने किया था। खैर, ये अचीवर्स हैं लोग जिन्होंने जिंदगी में, लाइफ में कुछ किया है, कोई मुकाम हासिल किया है। आचार्य नीच की जो इंटरव्यू थी वो बहुत फेमस हुई थी, क्योंकि मैं शायद पहला भारतीय रिपोर्टर था जिसने उनकी इंटरव्यू की थी। उसके पहले स्टर्न मैगजीन के पत्रकारों ने उनकी इंटरव्यू की थी, और उसके बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, और आचार्य नीच ने इंटरव्यू देना बंद कर दिया था। मैं लकी था कि मेरे साथ उनका राब्ता कायम हो गया। हम दोनों फिलॉसफी के स्टूडेंट थे, और कहीं ना कहीं उनको मेरे से बात करना अच्छा लगा, और लंबी चौड़ी बात हो गई। वो मैं एक शायद किस्सा बनाया भी था पंजाबी में, हिंदी में मुझे याद नहीं कि कैसे मैंने वो इंटरव्यू की थी ओशो के साथ। और उसी समय वहाँ पे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग भी उनके उस आश्रम में थे, पूना आश्रम में, कोरेगांव पार्क में। विनोद खन्ना, महेश भट्ट, प्रवीण बाबी, कुंकी, केतनानंद, ये सब लोग वहीं पे थे। सूरज सलीम मिले भी थे मुझे इनमें से कुछ लोग। और वो बहुत, मुझे आज भी अगर कोई पूछे मेरी सबसे बढ़िया इंटरव्यू कौन सी है, तो वो ओशो की इंटरव्यू थी। वो हमने बहुत, एक जैसे दो अच्छे मित्र बैठ के बात करते हैं, ऐसे इंटरव्यू हुई थी। ये नहीं था कि ओशो ने अपने आप को बहुत बड़े पेडेस्टल पे रखा और मुझे छोटा सा आदरा इंसान समझ के बात की, नहीं। उन्होंने मुझे बराबरी का हक दे के सामने बिठाया, कुर्सी के अपने सामने। मुझे 12 मिनट का समय मिला था, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा की इंटरव्यू हो गई। इसको कहते हैं जब आपको मौका मिलता है, पता नहीं कब मिल जाएगा। तो मैं इस किस्म के लोगों की इंटरव्यूज़ करनी पसंद करता था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इंटरव्यूज़ की हैं राष्ट्रपति भारत के ज्ञानी जैल सिंह, जिन्होंने शायद किसी और अखबार को इतनी लंबी चौड़ी इंटरव्यू नहीं दी। वो भी एक अपने आप में किस्सा था, मैंने शायद सुनाया होगा। मैंने इंटरव्यू की जिन लोगों ने ज़िंदगी में अचीव किया, आर्मी के जनरल, एयरफोर्स के चीफ, ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ किया। शहीदों के, जो पुराने ज़माने में महावीर चक्र विजेता थे, उनके परिवार वालों से इंटरव्यूज़ की, वो मुझे अच्छा लगता था। तो और मैंने कभी भी किसी त्रासदी का फ़ायदा नहीं उठाया। कहीं हड़ आ जाते थे, आग लग जाती थी, एक्सीडेंट हो जाता था, ट्रेन के एक्सीडेंट हो जाते थे, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता था, मैंने कभी भी किसी विक्टिम या उसकी फैमिली की इंटरव्यू नहीं की, क्योंकि मैं उनका दुख दर्द समझ सकता था। एक आदमी के परिवार के लोग चले गए और आप जाके पूछते आपको कैसा लगता है, मुझे ये पसंद नहीं था। और मेरा कभी भी क्राइम वर्ल्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आई वॉज वेरी हैप्पी एज अ एविएशन कॉरस्पॉन्डेंट। मैंने अपनी पत्रकारिता का ज़्यादा हिस्सा एविएशन में शिपिंग, कस्टम, DRI, CBI, इनकम टैक्स, ये कवर किया है। कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इनके साथ इनके कैंपों में जाना, नेवी के साथ इनके समुद्री जहाज़ होते हैं उनके ऊपर जाना, और वो पार्टी से अटेंड करना। उनकी जो बाहर से शिप आते थे, कोई जापान का आ गया, सिंगापुर का, अमेरिका का, UK का, तो वहाँ समुद्र में शिप्स के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, वहाँ जाता था। और कस्टम के साथ बहुत काम किया। जितने स्मगलिंग के केस पकड़े गए, 3 दिन कस्टम के यूनिट के साथ समुद्र में मैंने गुजारे हैं।
जो स्मगलिंग की बोट आएगी उसको कैसे पकड़ा जाता सब अपनी आंखों के सामने देखा। और कोई ऐसा इंडियन नेवी का, इंडियन कोस्ट गार्ड का जहाज़ नहीं है जिसके ऊपर मैं नहीं गया। इनके हेलीकॉप्टर के ऊपर भी सफ़र किया, जहाज़ से लेके बेस तक हेलीकॉप्टर में इनके साथ घूम, और बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की, बहुत खुश था। लेकिन कभी कभी बीच में ऐसे इंसिडेंट मिल जाते थे जहां क्राइम कवर करना पड़ जाता था, वो बड़ा इंसिडेंट होता था। तो मेरे दिमाग में कभी भी ये नहीं था कि मैं कभी दाऊद इब्राहिम के इंटरव्यू करूँगा। मैंने वरदराजन के ऊपर आर्टिकल लिखा जिसको लोग इंटरव्यू कह देते हैं, लेकिन अब उसको पढ़ के देखो, जो फ्री प्रेस में छपा था द रिटर्न टिकट, वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं है। मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे मैंने वरदराजन को अप्रोच किया, कैसे उसको मिला, और हमें आपस में क्या बातें हुई, उसने क्या कहा, मैंने क्या कहा, लेकिन उसमें सवाल जवाब नहीं थे। और इंटरव्यू इसलिए भी नहीं करता था कि मुझे कभी पेन कागज उठा के चलने की आदत नहीं थी। मैंने कभी पेन आज तक जेब में नहीं रखा, मैंने कभी नोट्स नहीं लिए, क्योंकि जब आप नोट्स लगने जाते हो तो जो बोलने वाला आदमी है उसकी स्पीड आपके लिखने की स्पीड से कहीं ज़्यादा होती है। आप पूरी तरह उसको लिख नहीं सकते। और अगर आप टेप रिकॉर्डर लेके जाते हो, जैसे ही आपने टेप रिकॉर्डर ऑन किया, सामने वाला कॉन्शियस हो जाता है और आपको सही बातें नहीं बताता। तो मैं हमेशा लंबा समय लेता था किसी आदमी को जानने के लिए, जल्दबाजी कभी नहीं की। इंटरव्यू तो एक बार करके भूल जाएंगे लोग, क्योंकि उस इंटरव्यू में आपने कुछ ऐसी बातें भी कही होंगी जो इंटरव्यू करने वाले को अच्छी नहीं लगी होगी। उसके बाद दोबारा वो आपको बुलाता नहीं, आपसे बात नहीं करता। करेगा भी तो ऊपर ऊपर से करेगा, दिल से नहीं करेगा। लेकिन जब आप कोई सवाल जो आप करते ही नहीं, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। मेरे लिए क्राइम के जो लोग थे, गैंगस्टर थे, सरगना थे, वो एक सब्जेक्ट थे, क्योंकि जो उन्होंने क्राइम किया वो तो पब्लिक डोमेन में है। दाऊद इब्राहिम ने कितने मर्डर किए, कितने करवाए, वो सब पुलिस रिकॉर्ड में है। वरदराजन ने क्या किया, नहीं किया, क्या जुर्म किए, वो सब पुलिस रिकॉर्ड में है। हर क्रिमिनल का काला चिट्ठा, पीला चिट्ठा, हरा चिट्ठा, लाल चिट्ठा क्राइम ब्रांच के पास होता है। अगर वही बातें मैं रिपीट करूंगा तो फिर फायदा क्या उसका? वो तो ऑलरेडी लोगों को मालूम है। मेरा अंडरवर्ल्ड के लोगों से राब्ता इसलिए होता था कि मुझे उनका वर्जन चाहिए होता था। अब इतना क्राइम मुंबई में होता था, कई बार पुलिस वालों के साथ मिल के भी होता था, और पता चला जो पुलिस ने कहा आपने रिपोर्टिंग कर दी, फिर तो आप कॉपी कैट हुए। जो आपको लिख के दिया गया आपने आगे अखबार में छाप दिया, आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है उसमें? तो मैं उसके पीछे जाता था। मेरी कोशिश होती थी कि जो पुलिस ने कहा है उसमें कितना परसेंट सही है, कितना मिस किया। गलत तो नहीं होता था कि वो कानून के रखवाले। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो छुपा ली जाती हैं, जो इन्वेस्टिगेशन कहीं हार्म नहीं हो, इसलिए उनको कुछ समय के लिए रोक लिया जाता है। तो मैं उन तथ्यों तक पहुंचना चाहता था जो उस घटनाक्रम के पीछे होते थे, इसलिए मुझे इन लोगों से बात करनी पड़ती थी। मेरा कोई पर्सनल लालच नहीं होता था। एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप एक पत्रकार की होती, और जब लोग मुझे कहते थे कि आप इतने लोगों को जानते हो, मैं तो भाई इनको पत्रकार बनने के पहले से आधे लोगों को जानता था। मुंबई का उस जमाने का जो 3-4 बड़े 5 स्टार होटल में थे, उनमें से
हॉलीडे इन था और मैं उसका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था, 3.5 साल रहा हूँ। और हर बड़ा आदमी वहाँ उस होटल में कोई पार्टी, बहुत बार बात बता चुका हूँ, लेकिन अब मुद्दे की बात मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं इतने बड़े बड़े लोग जिंदगी में देख लिए थे, इतने रिलेशन बन चुके थे, इतने कॉन्टैक्ट्स बन चुके थे कि मेरे लिए इन लोगों का कोई हवा नहीं था। मैं इन लोगों को इन पर्सन देख चुका था होटल की पार्टीज में, इनको दारू पीते, कई बार झगड़े भी होते थे जो मुझे निपटाने पड़ते थे, बीइंग हेड ऑफ द सिक्योरिटी। तो मैं इनको बहुत सारे लोगों को, हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदाराजन मुडलियार और इनके और बड़े बड़े लोग, पुलिस के बड़े ऑफिसर, लोकल दादा लोग, रॉबर्ट बस्ताओ, ये वो सब, और वो लोग जो कभी किसी ने हाजी मस्तान के साथ किया था, स्मगलर, इनकम टैक्स के बड़े भगौड़े, सबको पार्टियाँ तो 5 स्टार होटल में करते थे, मैं सबको जानता। और साथ ही खाली हॉलीडे इन ही नहीं, मैं एम्बेसडर होटल जो चर्च गेट है उसका भी इंचार्ज हुआ करता था। वो कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे पास था। और उसके मालूम थे बनु नारंग, रमा नारंग, अपने आप में बहुत बड़ी हस्तियाँ थी वो भी। और साथ ही वेलिंगटन क्लब जो महालक्ष्मी रेस कोर्स के सामने है, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे पास था। तो मुंबई शहर की पूरी क्रीम वेलिंगटन क्लब में इकट्ठी होती थी। तो वहाँ के लोगों से भी मेरा राब्ता हुआ। ये सब मैं रिपोर्टर बनने के पहले इतनी बड़ी, इतनी ऊंची दुनिया देख चुका था, लेकिन अपने आप को कभी किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं किया, कभी किसी के चक्करों में फंसा नहीं, अपना काम करता था और घर चला जाता था। एक कांटेक्ट बना लिए, रिश्ते बनाए लोगों के साथ, लेकिन रिश्तेदारियां नहीं बनाई। कांटेक्ट को रिश्ता कहते हैं। रिश्तेदारियां होती हैं, आप उनके साथ इन्वॉल्व हो जाओ, वो काम कभी किया नहीं। तो इसलिए जैसे ही मैं अंग्रेजी अखबारों में काम करना शुरू किया 82 में, 83 में, 82 के एंड में, एकदम एंड में, 83 शुरू होने वाला था, तो मेरे लिए कोई इन लोगों का हवा नहीं था। मेरे लिए वो साधारण लोग थे जिनको मैं बहुत करीब से देख चुका था। तो जब रिपोर्टिंग शुरू की तो मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। मैं 6 महीने के अंदर अंदर अपना अंग्रेजी जर्नलिज्म में अपना नाम कमा लिया था। वरदाराजन के साथ 1.5 घंटे की मीटिंग, और उसमें क्या क्या हुआ वो मैंने छाप दिया। उसने ये कहा, मैंने ये कहा, उसका ये व्यू था, मेरा ये व्यू था, और साथ में अपने जो मेरे व्यूज़ थे पुलिस के बारे में, उसका कहना सही था, गलत था। और इसी दौरान जो मेरा सर्कल था वो कुछ ऐसे लोगों के साथ हुआ जो इन लोगों को बड़ी अच्छी तरह से जानते थे। उसमें सबसे बड़ा रोल था नासिर भाई बैरीज होटल वाले, चर्च गेट वाले का। वो इकबाल मिर्ची का क्लास फेलो था, रज्जी का क्लास फेलो था, इसका उसका स्कूल में कोई सीनियर, कोई जूनियर, कोई सीनियर, एक ही इलाके में रहने वाले थे। और ये पैसे वाला भी था, तो इसके साथ सबकी बनती थी। तो बैरीज होटल उस समय में बड़े बड़े गैंगस्टर्स का अड्डा हुआ करता था। ये नहीं कि वहाँ कुछ प्लानिंग होती थी, वहाँ गाने सिर्फ बजते थे, सिंगर आते थे, वो गाना गाते थे, बैंड होता था, 2-3 लोग, और ये लोग अपना खाना पीना और गाने सुनना, फरमाइश करनी, ये गाना सुनाइए, वो सुनाइए। वहीं पे मैंने मुलाकात मेरी इकबाल मिर्ची से हुई, एक बार भी 2-3 बार हुई। इकबाल मिर्ची तो उस समय भी दाऊद के बहुत करीब था। मैंने तो कभी नहीं कहा इकबाल मिर्ची को कि मेरी दाऊद से मुलाकात करवा दूँ, मुझे इंटरव्यू करना है। और इसीलिए शायद इकबाल मिर्ची को मेरी नेचर अच्छी लगती थी कि ये आदमी कभी कुछ डिमांड करता ही नहीं है, अपना खाता है, अपना पीता है। हमारे बिल में इसकी एंट्री नहीं होती कभी। मैंने नासिर भाई को पहले कह के रखा था, मेरे खाने पीने का बिल किसी के बिल में एंटर नहीं करना। और वो इतना बढ़िया आदमी था, दोस्तों का दोस्त,
वो मेरे से भी पैसे नहीं लेता था और मेरे पैसे किसी के बिल में भी नहीं लगाता था। हमारी इतनी आपस में दोस्ती है, क्योंकि नासिर वाज अ बिजनेसमैन, ही वॉज नॉट ए क्रिमिनल। उसका जिक्र आएगा दाऊद की सीरीज में। और एक बार किसी ने वहाँ मुझे बोला, अहमद अमतुल्ले, जो उसकी रिश्तेदारी भी थी दाऊद परिवार से, पता नहीं कहाँ कैसे थी, मैंने कभी पूछा नहीं। वो महीने में 3-4 बार मिल जाता था मुझे वहाँ। अरे भाई, कभी काम बोलना जो होगा, हम बैठे हैं ना, मेरा क्या काम हो सकता है? मैंने गुना सेटलमेंट करवानी किसी की, ना किसी को मरवाना, ना किसी को बचाना, लेकिन वो भी मेरी रिस्पेक्ट करता था। तो एक आपका जो चलन होता है जिंदगी में, जो करेक्टर होता है, उसको लेके जो लोग मेरी जिंदगी में आए, दाऊद के साथ मुलाकातों के पहले मेरे बारे में बहुत कुछ दाऊद के कानों तक पहुंच चुका था। वो कैसे ऑपरेट होता है वो मैं आपको उस सीरीज में बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बैकग्राउंड आपको दे रहा हूं ताकि कल जब हम दाऊद इब्राहिम की बात करेंगे तो ये बातें आपको याद आएंगी, तो आपको सवाल करने की नौबत नहीं आएगी। तो जब आप दाऊद के दोस्तों को जानते हो, दाऊद के साथियों को जानते हो, उसके बाद जब आप दाऊद को मिलते हो तो आपको डर नहीं लगता। आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात इसलिए नहीं होती कि आप कोई इंटरव्यू नहीं कर रहे और उसका फायदा उठा के पत्रकारिता में अपने नाम चमकाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। और ये बातें दूसरे को भी अच्छी लगती है कि ये आदमी मुझे मिल रहा है तो बिना लालच के मिल रहा है, इसका कोई एजेंडा नहीं है। और मैंने दोस्तों कभी जिंदगी में एजेंडा नहीं लिया आज तक, मेरा कभी कोई एजेंडा नहीं रखा। आई वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी टू कम, आई वेट फॉर द राइट मोमेंट, एंड व्हेन इट कम्स आई जस्ट ग्रैब इट। और मौका जब आता है तो उसको मैं छोड़ता नहीं। ये एक आपको इंतज़ार करना पड़ता है। ये कोई ऐसा नहीं, इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं है कि आपने मशीन का बटन दबाया, गर्म पानी कॉफ़ी मिक्स होके अपने आप कप भर के बाहर आ जाएगा। पत्रकारिता बहुत थ्रमे से करनी पड़ती है, इसीलिए क्राइम रिपोर्टर ज़्यादा देर टिकते नहीं। यहाँ तो कहीं ना कहीं बदनाम हो जाते हैं या कहीं ना कहीं गुमनाम हो जाते हैं, बहुत कम बचते हैं। और बचते वो हैं जो बहुत सेफ गेम खेलते, जिसका पलड़ा बाहरी उसके हक में लिखना। कुछ लोग धर्म का सहारा लेते हैं, कुछ मजहब का सहारा लेते हैं, कुछ जात पात का सहारा, कुछ सरनेम का सहारा, कुछ यारों दोस्तों का सहारा, कुछ सीढ़ियों का सहारा। वो किसी न किसी सहारे से आगे बढ़ना चाहते हैं। वो जो क्रचेस होते हैं ना, जो हैंडीकैप लोग बेचारे बाजू के नीचे लकड़ी दबा के चलते हैं, ये बहुत से लोगों ने क्रचेस का फायदा उठाया। तो मैं आपको आज के इस एपिसोड में ये बताना चाहता था कि ये बैकग्राउंड है दाऊद से मेरी पहली मुलाकात के पहले की। कल के एपिसोड में आपको ये बताऊंगा मैं कि ये मिलने की भूमिका कैसे बनी। वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। मुलाकात तो बताऊंगा 1 तारीख को, लेकिन वो मुलाकात हुई कैसे, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। किन लोगों की वजह से हुई, वो किस्सा आपको कल सुनाऊंगा। इंतज़ार कीजिए कल तक, और 1 फरवरी मत भूलिएगा जब ये हम दाऊद की सीरीज शुरू करेंगे। ये उसके पहले का बैकग्राउंडर आपको देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आने वाले दिनों में हम जो कह रहे हैं वो आपको बराबर अच्छी तरह समझ आ सके। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।